ला 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 ला। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये सबसे पहले मैंने 10 वर्ष की आयु में पढ़ी थी और मेरे बाल मन पे ये एक अमिट छाप छोड़ गई। हालांकि उस उम्र में मुझे शायद ये कहानी पूरी तरह समझ ना आई हो। कहानी लिखी गई थी 100 साल से भी पहले और इस कहानी के लेखक जो निबंधकार और संपादक भी रहे थे, उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी और ये उनमें से एक थी, पर ये उनके नाम के साथ मानो पर्यायवाची बन गई। तो आओ सुनो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ पर चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींट कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हरेक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जिणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, अरे बच जा लंबी वालिए। समिष्ट में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बड़ियां। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धक मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा।
राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फोड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खा कर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूरज निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की पावलियों के सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। आदमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही फिरंगी मेम? हट, चुप कर। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वो सिगरेट देने में हट करती है, ओंठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हो। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, अरे क्या मरने मारने की बात लगाई है, हैं? मरे जर्मनी और तुर्की। और वो पंजाबी में गाना गाने लगा। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही ताज़े हो गए।
मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और 1 बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? अरे मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना ना ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, अरे याद आया, अरे मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से बुन बुन कर मेमे भेज रही हैं। अरे गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। ना करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई। सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर खड़ा फौजी सलाम करके सामने आया। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह ये कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 बरस से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वो नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था? आपने कहा था ना कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वो विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे साहब। हाँ लहना सिंह, 2
फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? अरे ज़रा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें भी की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठी है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल के जाना, पत्ता तक ना हिले। देर मत करो। हुक्म तो ये है कि यहीं। अरे ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे एक सूत की गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, इतने में बिजली की तेजी से दोनों हाथों से उल्टी बंदूक लेकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकली। उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा टूटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, हैं? मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोलते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाकखाने से रुपया निकाल लो। अरे सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था
कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ था, कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वो खड़ा था और लेटे हुए थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ चढ़ कर जर्मन आगे घुसे आते थे। अचानक आवाज आई, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर होने लगे जर्मनों की पीठ पर। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए थे। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों की संगीनें चल रही थीं। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिक्खां दी फौज आई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंतवीनोपदेशचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुनकर और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि की सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चलीं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वो गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले। और तुम, अरे मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आएंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे,
और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैला सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैला सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लैला सिंह 77 राइफल्स में जमादार है। उसे 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। के साथ ही सूबेदार हज़ारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैला सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँच गया। जब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया और बोला, लैला, सूबेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं, जा मिला। लैला सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लैला सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुर्बानी हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को देखते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन भी दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं बचा। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लैला भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। लैला का सिर अपनी गोद में लिटाए वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लैला चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? कहा। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में ये आम खूब फूलेगा। चचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लैला सिंह।
25 वर्षों के लंबे अंतराल को खुद में समेटती और प्रेम और कर्तव्य और देश प्रेम के 3 मूल उद्देश्यों से जुड़ती ये कहानी विषय और अपने अद्भुत वर्णन में किसी उपन्यास की सी है। सोच कर देखें तो प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं और सबके मूल में प्रेम ही है। इसीलिए कहानी सच्चे अर्थों में एक प्रेम कथा है।